सभी लोग एक कयामत सर्वाइवल गेम में पहुंचा दिए गए। वे सभी सुपर पावर के लिए पागल होकर लड़ने लगे। मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड पैसे चुने। सभी लोग मुझ पर हंसे, बोले कि मैं बेवकूफ हूं। उन्होंने कहा कि कयामत में पैसे की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि असली खतरा ज़ॉम्बीज नहीं है। तुम्हें असली डर उन लोगों से होना चाहिए जिनके पास सुपर पावर है। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन आया, मैं और 300 अन्य खिलाड़ी सीधे गेम में डाल दिए गए। सिस्टम ने समझाया कि असल दुनिया में हम सब मर चुके थे। अगर हमें जिंदगी का दूसरा मौका चाहिए था तो इस कयामत गेम में आखिरी तक जिंदा रहना होगा। फिर वह हिस्सा आया जब हमें अपनी शुरुआती चीजें चुननी थीं और हमने जल्दी से शेल्फ पर क्या क्या है देख लिया। लगभग हर तरह की सुपर पावर वहां थी। बाकी खिलाड़ी पागलों की तरह उन्हें लूटने के लिए दौड़ रहे थे। मैंने सीधे लिस्ट के आखिरी पेज पर स्क्रॉल किया। सबसे नीचे एक सोने का सिक्का था जिस पर असीमित संपत्ति लिखा था। बिना एक पल गंवाए मैंने वह सिक्का उठा लिया। हमारे क्लास प्रेसिडेंट वांग तांग ने मेंटल मैनिपुलेशन चुना। जब उसने मुझे सिक्का लेते देखा तो खुद को मेरी खिल्ली उड़ाने से रोक नहीं पाया। मार्क, तुम पैसे के पीछे बहुत पागल हो। ये दुनिया का अंत है। पैसे का अब क्या फायदा। मैं जवाब भी नहीं दे पाया था कि उसने क्लास की खूबसूरत लड़की लियू रुयान की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने प्यार प्राप्त करने नामक एक क्षमता चुनी। मैं किसी को भी मुझसे प्यार करा सकती हूँ, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी भी मेरे लिए भावनाएं रखेंगे। सच्चे प्यार की सुरक्षा में मेरा मरना नामुमकिन है। जब सभी ने अपनी अपनी चीजें उठा लीं तो सिस्टम ने फिर से घोषणा की। सभी को अपनी शक्तियों का अभ्यास करने और आने वाले समय के लिए तैयारी करने के लिए 1 साल दिया गया। डूम्सडे मोड आधिकारिक रूप से 1 साल बाद शुरू होगा। इस खेल में केवल एक ही विजेता हो सकता है। केवल आखिरी जीवित बचने वाला ही भव्य इनाम का हकदार होगा। उस नियम को सुनते ही सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। जो लोग गठबंधन बनाने की सोच रहे थे, अब वे एक दूसरे को सिर्फ शक की नजरों से देख रहे थे। इस सर्वाइवल गेम में दोस्त जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ हर कोई दुश्मन है। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वहां से निकल गई। तुरंत ही अपनी प्रलयकालीन सर्वाइवल योजना शुरू कर दी। मैंने कुछ देर तक वर्ल्ड मैप देखा और प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक अलग थलग द्वीप ढूंढ लिया जो न तो किसी भूकंप के फॉल्ट लाइन पर था, न ही किसी तूफानी पट्टी में। उस द्वीप पर प्राकृतिक समतल जमीन थी जो हवाई पट्टी बनाने के लिए एकदम उपयुक्त थी। चारों ओर से घिरे पहाड़ बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करते थे। मैंने $1 अरब खर्च किए और वह द्वीप सीधा खरीद लिया। मैंने उसका नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। मैंने सबको बताया कि मैं एक टूरिस्ट रिसोर्ट बना रही हूँ। एक साथ 10 विशाल क्रूज शिप्स खरीद लिए, एनपीसी के साथ निर्माण अनुबंध किए और सभी निर्माण वाहन व सामग्री द्वीप पर भेज दी। मैंने सभी एनपीसी अधिकारियों से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि फ्यूचर आइलैंड असल में कहाँ है। जैसे ही क्रूज शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, मजदूरों ने एक साधारण हवाई पट्टी बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने 100 विमान किराए पर लिए और दुनिया भर से निर्माण मजदूरों को द्वीप पर लाया। मजदूर दिन रात मेहनत करते रहे। फ्यूचर आइलैंड का पता न चल सके, इसके लिए मैंने सिग्नल जैमर खरीदे और सभी मजदूरों के फोन जब्त कर लिए। द्वीप पर 10 अति मजबूत किले बनाए गए। सभी सामग्री उच्चतम स्तर की थी जो 12 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकती थी। किलों को बाहर से छुपाया गया था जिन्हें सैटेलाइट से देख पाना असंभव था। लेकिन यह सब तो बस एक दिखावा था। असल कयामत का किला तो जमीन के नीचे था। भूमिगत बंकर परमाणु बम और जैविक हमलों को भी सहन कर सकता था। अगर खुदाई करने वाले ज़ॉम्बी भी आ जाएं तो वे उन 5 मीटर मोटी स्टील की दीवारों को कभी नहीं तोड़ सकते। सतह पर बने किलों से भूमिगत हिस्से तक गुप्त सुरंगें थीं, लेकिन ये सुरंगें बहुत संकरी बनाई गई थीं, इतनी कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सके। अंदर का हिस्सा किसी भूल भुलैया जैसा है। अगर किस्मत से सही रास्ता भी मिल जाए तो दरवाजे तक पहुंचने का मतलब यह नहीं कि रास्ते में आने वाले सारे जालों से बच गए। अगर कोई सुरंग उड़ भी जाती तो भी मैं बाकी सुरंगों का इस्तेमाल करके सतह पर वापस आ सकता था। महाविनाश के समय में ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए मैंने द्वीप पर पवन टरबाइन लगाए, साथ ही ज्वारीय और परमाणु ऊर्जा जनरेटर भी स्थापित किए। जल संसाधनों को संभालना भी आसान था। मैंने वर्षा जल संग्रहण और समुद्री जल शुद्धिकरण प्रणालियां लगाईं। मैंने भूमिगत जल तक भी पहुंच बनाई जिसमें शुद्धिकरण उपकरण थे जो महाविनाश के समय के दूषित पानी को पीने योग्य बना सकते थे। साथ ही उच्च तापमान नसबंदी, निम्न तापमान नसबंदी, यूवी नसबंदी और रासायनिक उपचार प्रणालियां भी थीं। एक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली ने भूमिगत बंकर से निकलने वाले सारे गंदे पानी को संभाला। संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए सभी दीवारों को जलरोधी बनाया गया था। एक बार जब ब्लास्ट डोर बंद हो जाते तो वे पूरी तरह से वायुरुद्ध हो जाते थे। भूमिगत जल निकासी प्रणाली बेहद मजबूत थी। मैंने कई सेट एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाए ताकि भूमिगत शरण स्थल में हमेशा स्वच्छ और सांस लेने योग्य हवा बनी रहे। इसके अलावा मैंने भूमिगत शरण स्थल में किसी भी आपात स्थिति के लिए 1 लाख ऑक्सीजन टैंक का भंडार भी जमा किया। मैंने 12 अलग अलग कक्ष बनाए। अगर 1 या 2 कक्ष फेल हो जाते तो बाकी कक्ष उनकी कमी पूरी कर सकते थे। हर कक्ष का अपना अलग उद्देश्य था। 3 कक्षों में नवीनतम स्वचालित कृषि तकनीक का उपयोग किया गया था, जहां सब्जियां उगाई जाती थीं, मछलियां और मुर्गियां पाली जाती थीं। 2 कक्षों में इतनी आपूर्ति रखी गई थी कि मैं 10 साल तक रह सकूं, दवाइयां, खाना और पानी। जब एनपीसी मेरे प्रोजेक्ट को लेकर शक करने लगे तो मैंने बस उन्हें चुप कराने के लिए पैसे दे दिए। फिर मैं अमेरिका गया और वहां से भारी भरकम हथियार खरीदे जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट, हल्की और भारी मशीन गनें शामिल थीं। क्योंकि मैं बहुत पैसे खर्च कर रहा था, इसलिए ब्लैक मार्केट के जरिए मुझे 2 परमाणु बम भी मिल गए। एक छुपी हुई खाड़ी में मैंने एक परमाणु पनडुब्बी और एक विमान छुपा कर रख दिए। भूमिगत बंकर से एक रास्ता सीधे डॉक तक जाता था। खिलाड़ियों को जिनके पास शक्तियां थीं द्वीप तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने द्वीप की असली स्थिति के चारों ओर कृत्रिम चट्टानें बनवाईं। कोई भी बड़ा जहाज अगर पास आता तो वह चट्टानों से टकराकर डूब जाता। द्वीप के थोड़ा और करीब मैंने पूरे तट के चारों ओर बिजली के जाल लगा दिए।
इसके चारों ओर के पानी में मैंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा दी। मैंने रडार भी लगाया ताकि जो भी चीज द्वीप के पास आने की हिम्मत करे उसे समय रहते गिराया जा सके। मैंने हवा में भी विशाल बिजली के जाल लगाए ताकि वायरस ले जाने वाले पक्षी द्वीप पर न उतर सकें। उस एक साल के भीतर द्वीप की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से चालू हो गई थीं। बिल्कुल, दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए मैंने दुनिया भर में पर्यटक स्थल विकसित करने का भी खूब दिखावा किया ताकि बाकी खिलाड़ी सच का अंदाजा न लगा सकें। वे शेल्टर असल में बैकअप स्थान थे। मैं विमान उड़ा सकता हूँ, बिना ईंधन भरे वहां भाग सकता हूँ। आखिरी बैच के एनपीसी भेजने के बाद पूरे द्वीप पर सिर्फ मैं ही अकेला रह गया था। मैंने इंटरनेट चालू रखने के लिए स्पेसएक्स को खरीदने में भारी रकम खर्च की, जिससे अंतरिक्ष में 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का नियंत्रण मेरे पास आ गया। उस एक साल के दौरान मैंने दुनिया की सभी एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां खरीद लीं। आखिरी हफ्ते में मैंने सभी विमानों और जहाजों को नष्ट करने का आदेश दिया। पूरी दुनिया जानती थी कि सबसे अमीर आदमी ने सारी लंबी दूरी की परिवहन व्यवस्था नष्ट कर दी है। एनपीसी को लगा कि अरबपति पागल हो गया है, लेकिन खिलाड़ियों को असलियत पता थी। यह वैश्विक अरबपति उनका प्रतिद्वंद्वी भी था। प्लेयर चैट इंटरफेस में एक छोटी सी विंडो पॉपअप हुई। वांग तुंग ने मुझसे पूछा, मार्क, वो अरबपति तुम ही हो, है ना? वह अकेला था जिसने मुझे असीमित संपत्ति चुनते हुए देखा था, लेकिन मैंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। एक हफ्ते बाद प्रलय आ गई। जिन खिलाड़ियों ने अपनी शक्तियां पूरी तरह बढ़ा ली थीं, वे मुकाबले के लिए तैयार थे। सभी 300 खिलाड़ियों के नाम और नंबर सार्वजनिक स्क्रीन पर दिखाई दिए। मैं नंबर 99 था, वांग तुंग 100वें नंबर पर था, लियू रुयान 101 नंबर पर थी। ध्यान दें, प्रलय शुरू हो रही है। ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक केवल एक खिलाड़ी शेष नहीं रह जाता। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि प्रलय की शुरुआत वैश्विक मूसलाधार बारिश से होगी। लगातार बारिश के कारण भारी बाढ़ आ गई। फ्यूचर आइलैंड पर भी बारिश हुई, लेकिन चूंकि द्वीप बहुत छोटा था, बारिश के बादल 2 दिन बाद ही आगे बढ़ गए। मेरे पास भूमिगत बंकर में छिपने का भी समय नहीं था।